नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम कुमार और आप हैं SPPA ऑनलाइन के YouTube चैनल पर, जहां उपलब्ध है आपके बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई सभी विषयों की वीडियो क्लासेस। अगर आपको विषयवार वीडियो ढूंढने में परेशानी होती है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, जहां आपको अलग अलग विषय के वीडियो समूह मिल जाएंगे। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके 5वें अध्याय और अंतिम अध्याय, जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो हम लोग इस अध्याय के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इसी के माध्यम से जानेंगे कि लोकतंत्र में क्या क्या चुनौतियाँ हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। तो सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। जैसे आप किताब खोलते हैं तो उसमें एक प्रस्तावना होता है, सबसे पहला पेज जो है उस किताब के बारे में पूरा लिखा होता है। उसी तरह संविधान के बारे में मूल सार जो है संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु संपन्न गणतंत्रात्मक लोकतंत्र राज्य बनाने के लिए। तो ये जो लिखा हुआ है तो इसमें क्या है कि क्या पूछा गया है कि भारत को क्या कहा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है तानाशाही राज, लोकतांत्रिक राज, और सी है राजशाही राज, और डी है सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा बी, लोकतांत्रिक राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश निम्न में से कौन सा है। ब्रिटेन, चीन, भारत, अमेरिका। तो अगर हम बड़ा देखें देश क्षेत्रफल के दृष्टि से तो क्षेत्रफल की दृष्टि तो सबसे ज़्यादा रूस बड़ा होता है, और जनसंख्या के दृष्टि से देखें तो चीन बड़ा है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है चीन बड़ा है जनसंख्या के दृष्टि से, लेकिन चीन में क्या है ना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। तो उसके बाद ऐसा देश जिसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और जनसंख्या सबसे अधिक है वो है भारत। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो इसका जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी कि भारत। तीसरा प्रश्न है, कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में राज्य के प्रति निष्ठा और संयम होनी चाहिए। यह कथन किसका है, यानी ये किसने कहा। ऑप्शन देख लेते हैं। अलेक्जेंडर हैमिल्टन, अब्राहम लिंकन, महारानी विक्टोरिया, लॉर्ड ब्राइस। तो ये जो कथन था ये है अलेक्जेंडर हैमिल्टन। ये कथन आपके किताब में दिया हुआ है। तो इन्होंने लोकतंत्र के संदर्भ में ये कथन कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता और न्यायपालिका में राज्य के प्रति निष्ठा होना चाहिए और संयम होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में क्या लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। पहला है अंधाधुंध चुनावी खर्च, दूसरा ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के बीच आपसी टकराव, तीसरा है निजी स्वार्थ के आधारों पर गठबंधन, और डी है सभी। तो चुनौती का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि लोकतंत्र में जो समस्याएं हैं ना वो उसमें से प्रमुख समस्याएं। तो पहला समस्या अंधाधुंध जो चुनावी खर्च हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं हमको लगता है कि लोकतंत्र जो है दब जाता है, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है वही चुनाव लड़ पाता है। लेकिन लोकतंत्र का कंसेप्ट क्या है, जनता के लिए शासन व्यवस्था। तो उसमें क्या है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं हो पाता। इसका मतलब है कि अंधाधुंध चुनावी खर्च भी लोकतंत्र की चुनौतियाँ हैं। केंद्र और राज्यों के बीच आपसी टकराव, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच आपसी टकराव होगा तो जो है काम बहुत सारे रुक जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। जबकि लोकतंत्र का जो उद्देश्य होता है ये होता है सामंजस्य की सरकार, दो सरकारों के बीच सामंजस्य होना चाहिए, है ना, साझेदारी होनी चाहिए, तो टकराव नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक तरह की चुनौती है लोकतंत्र के लिए। और तीसरा जो ऑप्शन है निजी स्वार्थ के आधारों पर गठबंधन। लेकिन लोकतंत्र में गठबंधन बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन निजी स्वार्थ के आधार पर नहीं, सामुदायिक स्वार्थ के आधार पर। मतलब आप जिस समुदाय या जिस वर्ग का प्रतिनिधि करते हैं उस वर्ग के
कल्याण के आधार पर अगर आप गठबंधन करते हैं तो ये गठबंधन लोकतंत्र में अच्छा माना जाता है। लेकिन वहीं अगर आप निजी स्वार्थ यानी कि पर्सनल लाभ के लिए कि हमको ये चीज़ मिल जाएगा तो हम इस पार्टी से गठबंधन कर लेंगे, तो इसके आधार पर गठबंधन जो है लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। तो इसका जो जवाब होगा चौथा का, ये होगा डी सभी। पांचवा प्रश्न देखते हैं, 2019 में संपन्न हुई 17वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है? तो लोकसभा चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है और लोकसभा चुनाव में पूरे देश में 543 प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, यानी कि पूरे देश में 543 सीटों पर चुनाव होता है और ये प्रतिनिधि जाके संसद भवन में बैठते हैं, इसीलिए इनको सांसद कहा जाता है। तो ये 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ, क्योंकि हमारे देश में 1952 से चुनाव होती आ रही है, तो ये 17वीं बार था जो 2019 में चुनाव हुआ। तो हम इसमें महिलाओं की दृष्टि से देखेंगे कि महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो 17वीं लोकसभा चुनाव में महिलाएं जो हैं 10% हैं, 20.4% हैं, 14.3% हैं, 18% है। इसका जो सही जवाब होगा ये होगा 14.3%, यानी 78 महिला सांसद हैं, अभी भी सिर्फ 14.3% हैं, क्योंकि महिलाओं की संख्या जो है, जनसंख्या जो है बात करें तो लगभग 50% है, 50% पुरुष और 50% महिलाएं। लेकिन देख लीजिए कि सांसदों में महिलाएं अभी भी सिर्फ 14.3% है, मतलब उनकी सत्ता में साझेदारी अभी पूर्ण रूप से नहीं हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? तो ऑप्शन है प्रतिनिध्यात्मक, बी है एकात्मक, सी है ए और बी दोनों, और डी में से कोई नहीं। तो भारत में क्या है, एकात्मक लोकतंत्र तो है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं, जैसे कि हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और फिर वो लोग अपना प्रतिनिधि चुन के एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो हमारे यहाँ कैसा लोकतंत्र है, प्रतिनिध्यात्मक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राजनीति में महिलाओं को कितनी प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? तो ये जो है बहुत पहले मांग की गई थी कि महिलाओं को जो है बराबरी का भागीदारी, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सत्ता में साझेदारी होना जरूरी है, हर वर्ग को लोकतांत्रिक देशों में भागीदारी देना चाहिए, तभी जाके देश जो है शांत रहता और एकता में के सूत्र में बंधा हुआ रहता है। तो इसी के तहत देखा गया कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बहुत कम हो रही थी। तो एक मांग उठी कि महिलाओं को किया जाए कि आरक्षण दे दिया जाए, कि इतने प्रतिशत सीट जो है रिजर्व कर दिया जाए उनके लिए, कि इस पर केवल और केवल महिलाएं ही लड़ेंगी। तो वो जो प्रतिशत थी, हालांकि ये अभी तक पास नहीं हुआ है और ऐसा भी कोई भी आरक्षण केंद्र सरकार के आधार पर लागू नहीं है। तो मांग कितना का था? तो मांग था 33% का, बी। ये अभी तक पास नहीं हुआ ये बिल। अगला प्रश्न है, यानी कि 8वां, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है? ऑप्शन देख लेते हैं, लोकतंत्रात्मक शासन, राजतंत्र शासन, तानाशाही शासन और कोई नहीं। तो नेपाल में पहले राजतंत्र था और 2004 के आसपास में जो है लोकतंत्रात्मक शासन वहाँ स्थापित हुआ। तो नेपाल के बारे में आप इस बुक में डिटेल से पढ़ेंगे। हालांकि हम जब इसका फुल कंसेप्चुअल वीडियो क्लास लेकर के आएंगे तो उसमें सारा चीज़ स्पष्ट करेंगे कि कैसे वहाँ राजशाही शासन था, फिर लोकतंत्रात्मक हुआ, फिर पिता की हत्या करके जो है वो राजा बन गया और फिर से जो है लोकतंत्रात्मक शासन को कुचल दिया और फिर से जो है सप्त दलीय गठबंधन वगैरह हुआ। तो ये सब जो है हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्चुअल वीडियो क्लास में, ये कहानी सुनेंगे। फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्टिव में आगे बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न है, 17वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए द्वारा कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की गई? तो देखिए ये बराबर चेंज होता रहता है। तो 17वीं लोकसभा चुनाव जो है हाल में हुआ है 2019 में, तो संभावना है कि 2020 में इस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा पिछले कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है हालिया लोकसभा चुनाव के सीटों के बारे में। 2020 नहीं, 2021 में भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं, ऑप्शन 2050 है, 250 है, 400 है, 343 है और 353 है। इसका जो सही जवाब है वो है 353। 353। एनडीए क्या होता है? एनडीए है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि गठबंधन है। इस गठबंधन का नाम है जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और छोटी छोटी पार्टियां मिलकर गठबंधन की है। इन पूरे गठबंधन को 353 सीट प्राप्त हुआ था जब चुनाव का रिजल्ट आया था। लेकिन इसमें एक ये है कि बाद में जो है शिवसेना
एक जो पार्टी थी इसी एनडीए का घटक दल था वो क्या है अलग हो गया और इसका सीट था 18। तो ये 18 सीटों के साथ अलग हो गया तो शायद इसको माइनस करेंगे तो अभी जो वर्तमान में है 335 है। लेकिन जब आपको पूछा जाएगा कि कितने सीटों पर विजय प्राप्त किया तो जब विजय प्राप्त कर रहा था तो उसके पास कितना था 353 सीट था। तो इसीलिए हम लोग 353 ही कहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां प्रश्न। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो लोकतंत्र में जो कमजोरी है इसके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो देख लेते हैं ऑप्शन। आर्थिक समानता, दूसरा है मीडिया पर नियंत्रण, तीसरा है सुधारात्मक कदमों का कानूनों होगा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, कानूनों का निर्माण, और चौथा है बूथ छापामारी। तो लोकतंत्र की आर्थिक असमानता से तो होगा। आर्थिक असमानता का मतलब है एक आदमी बहुत अमीर है और एक आदमी बहुत गरीब है। तो ऐसे में हर वर्ग की साझेदारी, हर वर्ग एक समान नहीं हो पाएगा। तो ये तो इससे नहीं होगा। मीडिया पर अगर हम नियंत्रण कर लेंगे, कंट्रोल कर लेगी सरकार, तो मीडिया जनता की समस्याओं को नहीं दिखा पाएगी और इससे क्या होगा कि लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए मीडिया पर नियंत्रण करने से लोकतंत्र की कमजोरी दूर नहीं होगी और बढ़ ही जाएगी। तीसरा है चौथा ऑप्शन देखते हैं, बूथ छापामारी। बूथ छापामारी कर लेंगे तो फिर जनता की वोट का क्या महत्व रहेगा, है ना, वोट ही पूरा छाप देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा सुधारात्मक कानूनों का निर्माण, जो है जो भी दिक्कत हो रही है लोकतंत्र में उसमें सुधार के लिए एक नए नए कानून बनाते रहने चाहिए। तो ये सी आंसर इसका सही होगा। अगला आंसर प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के निर्वाचन हेतु सीटों की संख्या कितनी है? 542, 544, 543, 545। तो लोकसभा में निर्वाचन मैंने पहले ही बताया है कि पूरे देश को 543 बराबर क्षेत्र में बांटा जाता है और वहाँ से एक एक प्रतिनिधि जीत करके आते हैं। तो पूरा सीट कितना है? 543, यानी कि पूरे 543 सांसद हम लोग चुनते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, और 2 सांसद मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और टोटल मिला के लोकसभा में 545 लोग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, मजबूत, अति मजबूत, ढीली, कोई नहीं। तो गठबंधन सरकार की पकड़ जो होती है ना प्रशासन पर, वो बहुत ढीली होती है, क्योंकि गठबंधन सरकार में कई बार जो ये प्रैक्टिकली है कि जो घटक दल होते हैं वो अपने अनुसार से प्रशासन चलाना चाहते हैं और दोनों दल एक अपने अपने अनुसार से प्रशासन चलाना चाहते हैं। तो ये लोग आपस में ही उलझे हुए रहते हैं। तो प्रशासन जो होता है जैसे डीएम वगैरह, तो इन पर इनकी पकड़ जो है बहुत ढीली होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 13। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो ऑप्शन है नागरिकों की उदासीनता पर, दूसरा है नागरिकों की गैरकानूनी कार्रवाई पर, तीसरा है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, और चौथा है नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो लोकतंत्र की सफलता कब निर्भर होगी? जब नागरिक विवेकपूर्ण रूप से, विवेकपूर्ण मतलब अपना मस्तिष्क लगा के, अपना दिमाग लगा के सहभागी होंगे, यानी कि वोट देंगे अपने इच्छा के आधार पर, अपने जो है काम के आधार पर कि कौन सा नेता या कौन सा दल हमारे लिए उपयोगी है, उसके आधार पर वोट करेंगे, तभी जाके लोकतंत्र सफल हो पाएगा। तो इसका जवाब सी होगा। ओके, 14वां प्रश्न है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। देखिए अभी 17वीं लोकसभा चुनाव हो गया, चूँकि 15वीं लोकसभा चुनाव आपके किताब का ये प्रश्न है बीटीसी का, तो हो सकता है कि किताब से प्रश्न बहुत ज़्यादा उठाता है तो पूछा जा सकता है। तो इसमें महिलाओं की भागीदारी जो है 10% थी उस समय, और अभी कितना है? अभी तो हम लोग पढ़े हैं 14%, यानी कि धीरे धीरे महिलाओं की भागीदारी भी समय के साथ बढ़ रही है, महिलाएं भी राजनीति में आ रही है। हालांकि पंचायती राज में तो 50% था ही बिहार में आरक्षण, तो पंचायत में तो आ ही रही है, लेकिन लोकसभा में और विधानसभा में भी महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अरस्तु, अब्राहम लिंकन, ग्रीन, रूसो। तो ये सभी आप लोग जानते हैं, 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसका आंसर होगा बी, यानी कि अब्राहम लिंकन। अब 16वां प्रश्न देखते हैं।
नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग 90 करोड़, 71 करोड़, 75 करोड़, 95 करोड़। ये भी आपके पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन है, तो ये बहुत पहले छपा हुआ था, तो उसी समय के आंकड़े होंगे, स्वाभाविक है। तो उस समय के आंकड़े के अनुसार से 71 करोड़ है। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन अब कोई जो है इसका तर्क है पूछने का, लेकिन पूछ भी सकता है, बोर्ड है तो इसीलिए, चूँकि आपकी किताब में दिया था तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन सेट कर दिया है। लेकिन आप वर्तमान आंकड़े की बात करेंगे तो वर्तमान आंकड़े, चूँकि मतदाता सूची में हर महीने बदलाव होता है, तो वर्तमान स्थिति में आंकड़े जो है इसका लगा पाना मुश्किल है कि आप हम आज कहें फिर एक महीना बाद चेंज हो जाएगा। तो यही आप याद रखें कि 71 करोड़ के आसपास है। चूँकि पूछेगा भी तो किताब से ही क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो वर्तमान आंकड़े लगभग मेरे अनुसार से नहीं पूछेगा, इसीलिए इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगला और अंतिम प्रश्न आज का देखते हैं। ये है 17वीं प्रश्न और इसमें है क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है। तो जब हम लोग अपने क्षेत्र के प्रति जो है क्षेत्रवाद की भावना आ जाएगी, सभी लोग अपने ही क्षेत्र के बारे में सोचेंगे, तो इससे क्या होगा, देश में अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी, है ना। तो अलगाववाद मतलब अलग अलग, सब कहेंगे कि हमको अलग कर दो, हम एक अलग क्षेत्र बनाएंगे, तो क्या होगा, बंटवारा हो जाएगा, है ना। जैसे परिवार में आप देखते हैं कि अगर सब परिवार खुद के लिए सोचने लगते हैं तो परिवार टूट जाता है, परिवार का बंटवारा हो जाता है। उसी तरह से देश में अगर सभी क्षेत्र अपने अपने क्षेत्र के प्रति सोचने लगेंगे और अन्य पूरे देश के लिए नहीं सोचेंगे, तो क्या होगा, अलगाववाद की समस्या हो जाएगी। इसका आंसर सी हो गया। तो आज की क्लास यहाँ पर संपन्न करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन को सेट किया था हमारे SPPA ऑनलाइन के टीम ने, और आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हाँ, चैनल में जो लाल बटन लिखा हुआ है ना सब्सक्राइब वाला, उसको ज़रूर दबा दीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। ओके, गुड डे एंड टेक केयर।